नमस्कार, स्वागत है आपका डीडी न्यूज पर। मैं हूं रेशमा आपके साथ। आइए नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। गृह मंत्री अमित शाह आज असम में लाचित बारफुकन पुलिस अकादमी का करेंगे उद्घाटन। मिजोरम में असम राइफल्स के कार्यक्रम में होंगे शामिल। कश्मीर पर भारत ने संयुक्त राष्ट्र में पाकिस्तान को लिया आड़े हाथों, कहा पड़ोसी देश की कट्टर मानसिकता जग जाहिर, जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न अंग। रूस यूक्रेन युद्ध विराम पर पुतिन से बातचीत के बाद ट्रंप ने कहा अच्छी और सकारात्मक रही चर्चा, युद्ध जल्द खत्म होने की जताई उम्मीद। मार्क कार्नी ने कनाडा के नए प्रधानमंत्री के रूप में ली शपथ, कहा कनाडा कभी भी अमेरिका का हिस्सा नहीं बनेगा। अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स को लेने के लिए अमेरिकी अंतरिक्ष यान रवाना। 9 महीने के बाद धरती पर लौटेंगे सुनीता विलियम्स और बुच विल्मोर। और आइए अब समाचारों पर डालते हैं विस्तार से नजर। गृह मंत्री अमित शाह आज असम में कई विकास योजनाओं का शुभारंभ करेंगे। वे अत्याधुनिक लचित बारफुकन पुलिस अकादमी का उद्घाटन करेंगे और पुलिस अकादमी की आवासीय परियोजनाओं की आधारशिला रखेंगे। पुलिस अकादमी का पहला चरण 167.4 करोड़ रुपए की लागत से पूरा हुआ। गृह मंत्री अकादमी में 425.48 करोड़ रुपए की आवासीय परियोजना का दूसरे चरण की आधारशिला भी आज रखेंगे। इस मौके पर असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा और केंद्रीय पोत जहाजरानी और जल मार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल भी उपस्थित रहेंगे। अमित शाह कल शाम असम में गोलाघाट पहुंचे। गृह मंत्री आज दोपहर में मिजोरम जाएंगे और असम राइफल्स बेस को आइजोल से 15 किलोमीटर दूर जोकावसांग स्थानांतरित करने के कार्यक्रम में शामिल होंगे। अमित शाह दिन में बाद में गुवाहाटी लौटेंगे और कोयनाधारा स्थित राज्य अतिथि गृह में रात्रि विश्राम करेंगे। रविवार की सुबह गृह मंत्री ऑल बोडो स्टूडेंट्स यूनियन ABSU के 57वें वार्षिक सम्मेलन को संबोधित करने के लिए असम के कोकराझार जिले के डोटमा के लिए रवाना होंगे। शाह दोपहर में गुवाहाटी लौटेंगे और पूर्वोत्तर क्षेत्र के 8 राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ भारतीय न्याय संहिता की प्रगति की समीक्षा करेंगे। प्रत्येक राज्य BNS के अब तक के कार्यान्वयन पर जानकारी प्रस्तुत करेगा। गृह मंत्री रविवार रात को नई दिल्ली के लिए रवाना होंगे। भारत ने संयुक्त राष्ट्र में एक बार फिर कश्मीर राग छेड़ने पर पाकिस्तान को लताड़ लगाई है। इस्लामोफोबिया से लड़ने के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाने के लिए संयुक्त राष्ट्र की बैठक में भारत का बयान पढ़ते हुए संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि पर्वतनेनी हरीश ने कल जम्मू कश्मीर पर पाकिस्तानी दावों और बयानों की कड़ी आलोचना की और पड़ोसी देश की कट्टर मानसिकता और धर्मांधता के रिकॉर्ड को जिम्मेदार ठहराया। साथ ही उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि केंद्र शासित प्रदेश हमेशा से भारत का अभिन्न अंग रहा है। The former Foreign Secretary of Pakistan today has made an unjustified reference to the Indian Union territory of Jammu and Kashmir. Frequent references will neither validate their claim nor justify their practice of cross-border terrorism. The fanatical mindset of this nation is well known, as also its record of bigotry. Such efforts will not change the reality that Jammu and Kashmir was, is and will always be an integral part of India. भारत के स्थायी प्रतिनिधि ने कहा कि आज दुनिया धार्मिक भेदभाव की व्यापक चुनौती का सामना कर रही है। धार्मिक भेदभाव, घृणा और हिंसा से मुक्त दुनिया को बढ़ावा देना प्राचीन काल से ही भारत की जीवन पद्धति रही है। Fostering a world free from religious discrimination, hatred and violence has been a way of life for India since time immemorial. It is this very spirit that made India adopt the Declaration on the Elimination of All Forms of Intolerance and of Discrimination based on Religion or Belief in November 1981. संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि पर्वतनेनी हरीश ने इस्लामोफोबिया पर बयान देकर कहा कि ये भी सुनिश्चित करना चाहिए कि शिक्षा प्रणाली रूढ़िवादिता या कट्टरता को बढ़ावा न दे। इस दिन को मनाते समय हमें याद रखना चाहिए कि इस्लामोफोबिया के खिलाफ लड़ाई धार्मिक भेदभाव के सभी रूपों के खिलाफ व्यापक संघर्ष से अविभाज्य है।
disturbing rise in violence targeting places of worship and religious communities. This can only be countered by sustained commitment and concrete action from all member states to the principle of equal respect for all faiths. All countries must commit to equal treatment of all their citizens and not practice policies that promote religious discrimination. We must also ensure that the education system does not perpetuate stereotypes or encourage bigotry. As we observe this day, let us remember that the fight against Islamophobia is inseparable from the broader struggle against religious discrimination in all its forms, as was correctly envisaged in the 1981 Declaration. Let us work towards a future where every individual, regardless of their faith, can live with dignity, security, and respect. केंद्रीय रेल, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव आज सुबह तमिलनाडु के एक दिवसीय दौरे पर चेन्नई पहुंचेंगे। वे तिरुवल्लुर में जेटवर्क इलेक्ट्रॉनिक्स के नए परिसर का उद्घाटन करेंगे। रेल मंत्री वैष्णव हाइपरलूप पोर्ट का भी दौरा करेंगे और आईआईटी के थाइयूर परिसर में टीम के साथ बातचीत करेंगे। शाम को उनका सेंटर फॉर इनोवेशन का दौरा करने का भी कार्यक्रम है। भाषा विवाद के बीच जनसेना पार्टी प्रमुख और आंध्र प्रदेश के उप मुख्यमंत्री पवन कल्याण ने भारत की भाषाई विविधता को संरक्षित रखने की आवश्यकता पर बल दिया है। पवन कल्याण ने काकीनाडा जिले में पार्टी के 12वें स्थापना दिवस पर कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि भारत को तमिल समेत कई भाषाओं की जरूरत है, न कि सिर्फ 2 भाषाओं की जरूरत है। उन्होंने कहा कि अपने देश की अखंडता को बनाए रखने और अपने लोगों के बीच प्रेम और एकता को बढ़ावा देने के लिए हमें भाषाई विविधता को अपनाना चाहिए। डीएमके का नाम लिए बिना उन्होंने तमिलनाडु के राजनेताओं पर पाखंड का आरोप लगाया और कहा कि वे हिंदी का विरोध करते हैं, लेकिन वित्तीय लाभ के लिए तमिल फिल्मों को हिंदी में डब करने की अनुमति देते हैं। और पंजाब के स्वर्ण मंदिर में शुक्रवार को एक व्यक्ति ने लोहे की रॉड से हमला कर दिया, जिससे 2 सेवादार और 3 श्रद्धालु घायल हो गए। ये जानकारी पुलिस ने दी है। अमृतसर के पुलिस आयुक्त गुरप्रीत सिंह भुल्लर ने बताया कि श्री दरबार साहिब परिसर में गुरु रामदास सराय में एक व्यक्ति को देखा गया। वह दूसरी मंजिल पर था और जब उसे नीचे आने को कहा गया तो उसने मना कर दिया। इसके बाद कर्मचारी जसबीर सिंह दूसरी मंजिल पर गए और उसे नीचे आने के लिए कहा। इसके बाद उस व्यक्ति ने लोहे की एक रॉड से जसबीर सिंह को घायल कर दिया। इसके बाद बाकी कर्मचारियों ने उसे पकड़ लिया। इस व्यक्ति की पहचान जुल्फान नाम से हुई है। ये यमुनानगर हरियाणा का निवासी है। इससे लगातार पूछताछ की जा रही है। श्री दरबार साहब कॉम्प्लेक्स में गुरु रामदास सराय में एक व्यक्ति को नोटिस किया गया सेवादार जसबीर सिंह की तरफ से, जो कि 2nd फ्लोर पे घूमता पाया गया। वहाँ पड़ी एक आयरन रॉड के साथ वो घुमाने लग गया जो व्यक्ति था और उससे चोट लगी जसबीर सिंह जी के। ये जो व्यक्ति था वहाँ, जिसकी बाद में आइडेंटिफिकेशन जुल्फान वासी जो शादीपुर यमुनानगर हरियाणा का आइडेंटिफाई हुआ है। तो उसके बाद एसजीपीसी की कंप्लेंट के ऊपर एफआईआर दर्ज कर ली पुलिस ने और हमने उसकी गिरफ्तारी डाल दी है। उसकी पूछताछ की जा रही है। सारा मामले के ऊपर पूरी कार्रवाई हुई और इन डेप्थ इन्वेस्टिगेशन चल रही है। हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर से कांग्रेस के पूर्व विधायक बंबर ठाकुर को उनके घर पर अज्ञात हमलावरों ने कथित तौर पर गोली मार दी। पुलिस ने कहा कि आरोपियों को पकड़ने के लिए तलाशी अभियान शुरू किया गया है। हमले में ठाकुर और उनके निजी सुरक्षा अधिकारी घायल हो गए। ठाकुर के पैर में गोली लगी है और उन्हें शिमला के इंदिरा गांधी मेडिकल कॉलेज रेफर किया गया है, जबकि उनके निजी सुरक्षा अधिकारी को बिलासपुर स्थित एम्स ले जाया गया है। पूर्व विधायक पत्नी को आवंटित सरकारी आवास के प्रांगण में अन्य लोगों के साथ होली मना रहे थे, तभी 4 लोग आए और गोलीबारी शुरू कर दी। एक प्रत्यक्षदर्शी के अनुसार हमलावरों ने करीब 12 राउंड गोलियां चलाईं। पुलिस टीमें बनाकर आरोपियों को ढूंढ रही है। सीसीटीवी फुटेज खंगाली जा रही है। बंबर ठाकुर की पत्नी के सरकारी आवास पर यह हमला हुआ है। बंबर ठाकुर ने गाड़ी के पीछे छिपकर अपनी जान बचाई। पीएसओ ने बंबर ठाकुर को बचाने के लिए 2 गोलियां खाई हैं।
और झारखंड में गिरिडीह के घोरथंबा इलाके में होली के जश्न के दौरान दो समुदायों के बीच झड़प के बाद वाहनों में आग लगा दी गई। हालांकि मौके पर पुलिस ने पहुंचकर सब नियंत्रण में कर लिया है। वहीं पुलिस के आने से पहले कुछ लोगों ने वाहनों में आग लगा दी। एसपी डॉक्टर बीमल ने कहा कि हम दोनों समुदायों के लोगों की पहचान कर रहे हैं। पहचान होने के बाद सख्त कार्रवाई की जाएगी। अभी स्थिति नियंत्रण में है और किसी को कोई बड़ी चोट नहीं आई है। कुछ वाहनों में आग भी लगाई गई। घोरथंबा ओपी क्षेत्र में जो है ये दो पक्षों का विवाद सामने आया है और इसमें होली खेलते समय ये बात सामने आई है। अभी जो हम लोग देख रहे हैं पूरी तरह से स्थिति नियंत्रण में है और अभी तक कोई उस तरह का जो है किसी को कोई विशेष रूप से कोई चोट या इस तरह की कोई बात अभी तक तत्काल सामने हम लोग को नहीं आई। स्थिति पूरी तरह से नियंत्रण में है और इसमें जो भी दो पक्ष के वैसे लोग वैसे असामाजिक तत्व जिसको हम कहें जो भी लोग इसमें शामिल होंगे उसको कड़ी से कड़ी कार्रवाई करेंगे। और तेलंगाना में आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त श्री शैलम लेफ्ट बैंक कैनाल SLBC सुरंग में फंसे 7 लोगों की खोज के लिए तलाशी अभियान तेज गति से जारी है। सुरंग में फंसे 7 व्यक्तियों की तलाश में तेजी लाने के लिए हाइड्रोलिक संचालित रोबोट तैनात किया गया है। रोबोट सुरंग के भीतर खतरनाक स्थानों पर पहुंच सकते हैं जो इंसान की पहुंच से दूर हो और वे 15 गुना अधिक दक्षता के साथ काम कर सकते हैं। अभियान में शामिल विभिन्न संगठनों के कर्मी आवश्यक उपकरण के साथ सुरंग में गए हैं। उपकरणों में 30 हॉर्स पावर HP क्षमता का लिक्विड रिंग वैक्यूम पंप और एक वैक्यूम टैंक मशीन शामिल है जो सुरंग के अंदर मिट्टी को तेजी से हटाने और अन्य कार्यों में सहायक है। सरकारी खनिक सिंगरेनी कोलियरीज के बचाव कर्मी रेड माइनर्स के साथ लापता व्यक्तियों की तलाश के लिए खुदाई कर रहे हैं। पिछले महीने 22 फरवरी को SLBC सुरंग के आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त होने से अभियंताओं और मजदूरों सहित 8 लोग फंस गए थे। बचाव दल 3 सप्ताह से अधिक समय से लापता श्रमिकों का पता लगाने के लिए अथक प्रयास कर रहा है। कुछ दिन पहले एक व्यक्ति का शव मिल गया था। सेना, राष्ट्रीय आपदा मोचन बल, NDRF, राज्य आपदा मोचन बल, SDRF, HRDD, सिंगरेनी, कोलियरीज और रोबोटिक्स कंपनी और अन्य टीम इस अभियान में सक्रिय रूप से शामिल है। आज विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाया जा रहा है। ये दिवस उपभोक्ता अधिकारों और संरक्षण को बनाए रखने की आवश्यकता की एक आवश्यक याद दिलाता है। ये दिन सभी उपभोक्ताओं के मूल अधिकारों को बढ़ावा देने और उन अधिकारों का सम्मान और संरक्षण करने के लिए प्रोत्साहित करने का एक अवसर है। विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस पहली बार 1983 में मनाया गया था। विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस 2025 की थीम है स्थायी जीवन शैली के लिए एक उचित बदलाव। ये थीम सभी उपभोक्ताओं के लिए टिकाऊ और स्वस्थ जीवन शैली विकल्पों को उपलब्ध, सुलभ और किफायती बनाने की तत्काल आवश्यकता को दर्शाती है। साथ ही ये सुनिश्चित करती है कि ये बदलाव लोगों के बुनियादी अधिकारों और जरूरतों को बनाए रखे। आइए इन पर डालते हैं एक नजर। अधिनियम में जिला, राज्य और केंद्रीय स्तर पर 3 स्तरीय अर्ध न्यायिक तंत्र का प्रावधान है। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम है ये 2019 और उपभोक्ता विवादों के सरल व त्वरित निवारण के लिए उपभोक्ता आयोग की अहम भूमिका भी है। उपभोक्ता आयोग को विशिष्ट प्रकृति की राहत देने और मुआवजा दिलाने का भी अधिकार है। अधिनियम की धारा 38(7) के तहत प्रत्येक शिकायत का शीघ्र निपटारा किया जाएगा। और उपभोक्ता कल्याण कोष की अगर बात करें तो उपभोक्ता कल्याण के लिए वित्त उपलब्ध कराने के उद्देश्य से उपभोक्ता कल्याण कोष की स्थापना की गई और राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों को उपभोक्ता कल्याण कोष के लिए केंद्र से मदद दी जाएगी। और 2024-25 में उपभोक्ता कल्याण कोष के लिए दिए गए 32.68 करोड़ रुपए और अब तक 24 राज्यों को ये अधिकार दिया जा चुका है। और उपभोक्ता शिकायत निवारण प्रक्रिया कारगर बनाने के लिए ई-दाखिल ऑनलाइन प्लेटफॉर्म भी है। केस फाइलिंग, ट्रैकिंग व प्रबंधन को अधिक सुव्यवस्थित करने के लिए ई-जागृति प्लेटफॉर्म भी बनाया गया है। और उपभोक्ताओं की शिकायत दर्ज करने के लिए राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन में सुधार भी किए जा रहे हैं।
हिंदी अंग्रेजी समेत 17 क्षेत्रीय भाषाओं में टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर 1915 है। और उपभोक्ता संरक्षण ई कॉमर्स नियम 2020 के तहत रेखांकित की गई हैं कॉमर्स संस्थाओं की जिम्मेदारियां। और सीसीपीए ने 30 नवंबर 2023 को डार्क पैटर्न की रोकथाम व विनियम के लिए दिशा निर्देश 2023 जारी किए हैं। और ई कॉमर्स क्षेत्र में पहुंचाने गए 13 विशिष्ट डार्क पैटर्न को संबोधित और विनियमित करते हैं ये सभी दिशा निर्देश। उपभोक्ताओं को गुमराह करने वाली भ्रामक प्रथाओं को रोकने में ये दिशा निर्देश बेहद मददगार साबित हो रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में भारत मीडिया और मनोरंजन क्षेत्र में अपनी मजबूत पहचान बनाने की कोशिश कर रहा है। इसी कड़ी में 1 मई से मुंबई में वेव्स यानी विश्व ऑडियो विजुअल एवं मनोरंजन शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन होने जा रहा है। ये समिट विभिन्न क्षेत्रों के विशेषज्ञों और वैश्विक नेताओं को एक मंच पर लाने का काम करेगा। रचनात्मकता, मीडिया और प्रौद्योगिकी का संगम दुनिया के मीडिया परिदृश्य को बदल रहा है। भारत ने भी इसके लिए अपनी कमर कस ली है और इस साल 1 मई से मुंबई में आयोजित होने वाले वेव्स यानी विश्व ऑडियो विजुअल एवं मनोरंजन शिखर सम्मेलन 2025 इसे साकार रूप देगा। वेव्स रचनाकारों को उच्च मूल्य की सामग्री बनाने के लिए मंच प्रदान करेगा। दिल्ली में वेव्स का आउटरीच कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसका उद्देश्य भारत की रचनात्मक शक्ति को बढ़ावा देना था। इस मौके पर सूचना एवं प्रसारण मंत्री ने देश के पहले भारतीय रचनात्मक प्रौद्योगिकी संस्थान के बारे में बताते हुए कहा कि ये संस्थान रचनात्मकता सर्जित करने वाले समुदाय को उच्च मूल्य की सामग्री बनाने में मदद करेगा। क्रिएट इन इंडिया चैलेंज में बहुत अच्छा पार्टिसिपेशन हुआ है। करीब 25 लाख से अधिक लोगों ने रजिस्ट्रेशन शुरू में किया था। उसमें से करीब 80,000 के अधिक लोगों ने पार्टिसिपेशन किया। शॉर्टलिस्ट होकर 1000 से अधिक लोगों को इसमें रिकॉग्नाइज किया जाएगा। और जो हमारे एक बहुत नया कॉन्सेप्ट IIT, IIM की तर्ज पे IICT, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ क्रिएटिव टेक्नोलॉजीज़, इसका भी पहला IICT बनेगा मुंबई में। उसके लिए भी करीब 400 करोड़ रुपए का फंड सैंक्शन हुआ है। और साथ ही साथ मुंबई में महाराष्ट्र सरकार की तरफ से ज़मीन एलोकेट हुई है। एक फ़ंड भी बनाया जा रहा है जो कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में बनेगा, जिससे कि जो क्रिएटिव स्टार्टअप्स हैं उन सब के लिए अपॉर्चुनिटीज़ नहीं बने। वेव समिट 2025 को लेकर CEO अचल मल्होत्रा ने इसे मीडिया और एंटरटेनमेंट जगत के लिए एक बड़ा मंच बताया। उन्होंने कहा कि यह समिट विभिन्न क्षेत्रों के विशेषज्ञों और वैश्विक नेताओं को एक मंच पर लाने का कार्य करेगा, जहां मीडिया, गेमिंग, ऑडियो विजुअल और OTT प्लेटफॉर्म पर नई तकनीकों के प्रभाव पर चर्चा होगी। वेव्स एक कन्वर्जेंस इवेंट है जो मीडिया और एंटरटेनमेंट के सारे पहलुओं को एक साथ जोड़ेगा। इसमें मीडिया और एंटरटेनमेंट के ऊपर टेक्नोलॉजी का जो इम्पैक्ट है उसको मायने रखते हुए वेव्स के कंपोनेंट्स जैसे कि गेमिंग, ऑडियो विजुअल सेक्टर में AVGC सेक्टर हुआ और OTT चैनल्स हुए, सबको एकत्रित करके एक कन्वर्जेंस समिट विश्व भर से इन सब के मुख्य संचालकों को बुलाया जाएगा और एक चर्चा का विषय इस समिट के द्वारा उभरेगा। विश्व ऑडियो विजुअल और मनोरंजन शिखर सम्मेलन यानी वेव्स के प्रतिभागी 1 मई से 4 मई 2025 के दौरान मुंबई में एकत्रित होंगे। यह ऐतिहासिक शिखर सम्मेलन वैश्विक नेताओं, मीडिया पेशेवरों, कलाकारों, नीति निर्माताओं और उद्योग हितधारकों को एक साथ लाएगा। वेव्स 2025 डिजिटल युग की चुनौतियों और अवसरों दोनों को प्रस्तुत करता है। अपनी तरह के पहले आयोजन के रूप में वेव्स 2025 सांस्कृतिक विविधता, नवाचार और मीडिया प्लेटफॉर्मों तक समान पहुंच को बढ़ावा देकर इन मुद्दों से निपटेगा। ब्यूरो इनपुट के साथ शैलेंद्र मिश्रा की रिपोर्ट, DD न्यूज। और भारतीय रिजर्व बैंक को लंदन के केंद्रीय बैंक की ओर से डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन अवार्ड 2025 के लिए चुना गया है। RBI को इन हाउस डेवलपर टीम द्वारा विकसित प्रवाह और सारथी सिस्टम सहित अपने पहलों के लिए सम्मानित किया गया है। पुरस्कार समिति ने उल्लेख किया है कि कैसे इन डिजिटल पहलों ने कागज आधारित सबमिशन के उपयोग को कम कर दिया है, जिससे RBI की आंतरिक और बाहरी प्रक्रियाओं में बदलाव आया है। RBI के IT विभाग के प्रभारी मुख्य महाप्रबंधक शैलेंद्र त्रिवेदी की अगुवाई में दोनों प्रणालियों को तैयार किया गया है।
न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन कम से कम 18 देशों के विदेश मंत्री, कई वैश्विक कंपनियों के शीर्ष अधिकारी और विदेश नीति विशेषज्ञ अगले सप्ताह राष्ट्रीय राजधानी में वार्षिक रायसीना डायलॉग के लिए एकत्रित होंगे। ये भू राजनीति और भू अर्थशास्त्र पर भारत का प्रमुख सम्मेलन है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और लक्सन 17 से 19 मार्च तक आयोजित होने वाले सम्मेलन के 10वें संस्करण का संयुक्त रूप से उद्घाटन करेंगे। मामले के बारे में जानकारी रखने वाले ने बताया कि पहली बार ताइवान के एक वरिष्ठ सुरक्षा अधिकारी सहित एक प्रतिनिधि मंडल के इस सम्मेलन में भाग लेने की उम्मीद है। ये पिछले कुछ वर्षों में दोनों पक्षों के बीच बढ़ते सहयोग को दर्शाता है। अधिकारियों ने बताया कि यूक्रेनी विदेश मंत्री आंद्रोई सिबिहा सम्मेलन में बोलते उन्होंने कहा कि उच्च स्तरीय विदेशी गणमान्यों में शामिल होंगे। उनकी भारत यात्रा ऐसे समय में हो रही है जब अमेरिका, यूक्रेन और रूस के बीच संघर्ष को समाप्त कराने के लिए एक अस्थायी युद्ध विराम की दिशा में प्रयास कर रहा है। स्लोवानिया, लग्जमबर्ग और लिंकटेस्टीन, लातविया, मालदोवा, जॉर्जिया, स्वीडन, स्लोवाक गणराज्य, भूटान, मालदीव, नॉर्वे, थाईलैंड, एंटीगुआ और बारबुडा, पेरू, घाना, हंगरी और मॉरिशस के विदेश मंत्री भी सम्मेलन में भाग लेंगे। रूस और यूक्रेन के बीच 3 साल से जारी युद्ध को खत्म करने के प्रयास के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और रूस की राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के बीच बातचीत हुई है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ उनकी चर्चा बहुत अच्छी और सकारात्मक रही है। उन्होंने उम्मीद जताई कि यूक्रेन में जारी युद्ध जल्द ही समाप्त हो सकता है। डोनाल्ड ट्रंप ने सोशल मीडिया मंच ट्रुथ सोशल में लिखा कि उन्होंने पुतिन से यूक्रेनी नागरिकों की जान बचाने की अपील की है। इस दौरान ट्रंप ने चेतावनी देते हुए कहा कि अगर ये युद्ध जारी रहता है तो ये द्वितीय विश्व युद्ध के बाद की सबसे भयानक तबाही होगी। साथ ही उन्होंने यूक्रेनी लोगों के लिए प्रार्थना करते हुए कहा कि भगवान सभी को आशीर्वाद दे। पूर्व केंद्रीय बैंकर मार्क कार्नी ने कनाडा के नए प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली और अब वे अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा शुरू किए गए व्यापार युद्ध, विलय के खतरे और एक संभावित आम चुनाव के बीच अपने देश को आगे बढ़ाने का प्रयास करेंगे। 59 वर्षीय कार्नी ने प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो की जगह ली, जिन्होंने जनवरी में अपने इस्तीफे की घोषणा की थी। लिबरल पार्टी द्वारा नया नेता चुने जाने तक ट्रूडो सत्ता में बने रहे। उम्मीद है कि कार्नी आने वाले दिनों या हफ्तों में आम चुनाव की घोषणा कर सकते हैं। कार्नी ने कहा कि वो कनाडा कभी भी अमेरिका का हिस्सा नहीं बनने देंगे। कार्नी ने कहा कि वे आने वाले दिनों में फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों और ब्रिटेन के प्रधानमंत्री केयर स्टारमर से मिलने के लिए दोनों देशों की यात्रा करेंगे। उन्हें दोनों देशों से निमंत्रण मिला है। और अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने कहा कि अमेरिका में दक्षिण अफ्रीका के राजदूत का देश में अब स्वागत नहीं है। रूबियो ने एक्स पर एक पोस्ट में इब्राहिम रसूल पर जाति भेदभाव करने वाले राजनीतिज्ञ होने का आरोप लगाया, जो राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से नफरत करते हैं और उन्हें अवांछनीय व्यक्ति घोषित किया। उन्होंने आगे कोई तर्क नहीं दिया। विदेश विभाग के पास अतिरिक्त विवरण नहीं था और यह स्पष्ट नहीं था कि निर्णय लिए जाने के समय राजदूत अमेरिका में थे या नहीं। रूबियो ने ये पोस्ट तब किया जब वे क्यूबेक में ग्रुप ऑफ 7 विदेश मंत्रियों की बैठक से वॉशिंगटन वापस जा रहे थे। नासा और स्पेस एक्स ने अंतरिक्ष में पिछले साल से फंसे हुए अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स और बुच विल्मोर को वापस लाने के लिए क्रू 10 मिशन लॉन्च किया। क्रू 10 मिशन पर ड्रैगन अंतरिक्ष यान ले जाने वाला फॉल्कन 9 रॉकेट से नासा के कैनेडी स्पेस सेंटर से उड़ान भरी। नासा के अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स और बुच विल्मोर पिछले साल जून में ISS पर फंस गए थे। विलियम्स और विल्मोर जून 2024 में ISS के मिशन पर गए थे, जो 8 दिन का था, लेकिन बोइंग के स्टारलाइनर अंतरिक्ष यान में तकनीकी समस्याओं के कारण वो वहीं फंस गए। नासा ने कहा कि क्रू 10 के अंतरिक्ष स्टेशन से जुड़ने के बाद क्रू 9 के निक हैग, सुनीता विलियम्स, बुच विल्मोर और अलेक्जेंडर गोरबुनोव कुछ दिनों बाद पृथ्वी पर लौटने वाले हैं। और खेल की खबरों में महिला प्रीमियर लीग का तीसरा संस्करण अब अपने आखिरी पड़ाव पर पहुंच गया है। आज दिल्ली कैपिटल्स और मुंबई इंडियंस के बीच खिताबी मुकाबला खेला जाएगा। मुंबई के ब्रेबॉर्न स्टेडियम में खेले जाने वाले मुकाबले में दिल्ली अपने खिताब के सूखे को खत्म करने का लक्ष्य लेकर उतरेगी।
वहीं मुंबई की कोशिश दूसरी बार ट्रॉफी उठाने पर होगी। हरमनप्रीत कौर के नेतृत्व वाली टीम महिला प्रीमियर लीग के पहले सत्र में विजेता रही थी। उसने दिल्ली को ही हराकर खिताब अपने नाम किया था। अब एक बार फिर दोनों टीमें आमने सामने होंगी। और हॉकी इंडिया द्वारा आज हॉकी इंडिया वार्षिक पुरस्कार 2024 के विजेताओं को सम्मानित किया जाएगा। दिल्ली में आयोजित समारोह के दौरान विजेता खिलाड़ियों को पुरस्कृत किया जाएगा। हॉकी के 32 खिलाड़ियों को 8 वर्ग में हॉकी इंडिया वार्षिक पुरस्कार के लिए चुना गया है, जिसमें सविता पुनिया और हरमनप्रीत सिंह का नाम भी शामिल है। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन डीडी न्यूज पर खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। अनुमति दें, नमस्कार।